वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप अकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए लेके आया हूं मैं चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले रहते हैं भाई, और वो लॉन्ग आंसर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहीं पे सबसे ज्यादा बच्चे क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना सारा कंटेंट, इतना सारा डेटा हम लोग याद कैसे करें। तो आज हम लोग करने वाले हैं कंटेंट को बहुत ही आसान तरीके से याद, और याद करने के बाद ये सब आपके काम में आने वाला है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल के एग्जामिनेशन में। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है भैया, क्या नामकरण कर दिया है, एन इंट्रोडक्शन, और टॉपिक क्या होने वाला है आज हमारा, लॉन्ग आंसर। तो चलिए सफरनामा स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ये सफरनामा स्टार्ट होता है, ब्रीफली डिस्कस द वेरियस पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में जब भी हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले काम आपका एक होता है कि जैसे ही आप एग्जाम हॉल में एंटर करें तो 5 मिनट तक एकदम शांत बैठे, दिमाग को एकदम कूल डाउन करे। क्यों कूल डाउन करे? क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी है, अब उसको एग्जाम हॉल में सब हटाना है, तो उसके लिए आपको दिमाग को कूल डाउन करना पड़ेगा। तो 5 मिनट शांत बैठिए, आंसर शीट आने दीजिए, उसको फिलअप करिए, उसके बाद क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर को, पूरे क्वेश्चंस को रीड करिए फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्या क्या हम लोगों से जल्दी बनता है, किस किस के आंसर हमें आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया, तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले रीड करेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्या ये पूरा आता है? हाँ पूरा आता है, तो इसको पहले अटेम्प्ट करिए दोस्तों। सीक्वेंस की बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जो आ रहा है पहले वो करना आप शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्कस ब्रीफली द वेरियस पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एग्जाम में, हर स्कूल में ये पूछा ही जाता है कि माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हमें तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये पता है कि माइक्रो में जो आई है उसका मतलब होता है इंडिविजुअल, और यहाँ ए का मतलब होता है एग्रीगेट। चलो एक आ गया, अब रिदम बनने लग जाएगा, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के साथ। डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस डिसीजन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताता है, एक तो इंडिविजुअल के डिसीजन, या तो फर्म्स के डिसीजन, या तो बिजनेस के डिसीजन। मगर ये सारे डिसीजन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के होंगे, एक से ज्यादा के नहीं होंगे। उसका कंपैरिजन जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से करते हैं तो क्या होता है भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इंपैक्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन मेड बाय द कंट्रीज एंड द गवर्नमेंट। यह हायर लेवल पे होगा, जिसमें या तो कंट्री इन्वॉल्व होगी या तो गवर्नमेंट यहां पे इन्वॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि जब हम बिजनेस की बात करें, गवर्नमेंट की बात करते तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, और जब हम लोग इंडिविजुअल की बात करते हो, इंडिविजुअल ही बिजनेस की बात करते तो ये हमारे कंट्री के अंदर की बात होती है। तो इंडिविजुअल के डिसीजन माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे, और वो सारे जो कि नेशनल लेवल पे होंगे या कंट्री के लेवल पे होंगे, वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिसीजन यहां पे होते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 हमें बिल्कुल कंठस्थ हो गया है, याद हो चुका है दोस्तों। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल और ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस डिसीजन ये बात की गई है। पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन सप्लाई एंड डिमांड एंड अदर फोर्सेस दैट डिटरमाइन प्राइस लेवल्स। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे सारी वो चीजें आती है, उन पे फोकस किया जाता है जो कि सप्लाई से या तो डिमांड से रिलेटेड होती है। बट बात क्या याद रखनी, बात ये याद रखनी है कि ये उनके प्राइस लेवल से रिलेटेड होगा, और यहाँ पे जो डिमांड है और यहाँ पे जो सप्लाई है, दोनों ही क्या होती है, इंडिविजुअल फॉर्म में होती है। बस हम लोग को ये बात याद रखनी है दोस्तों। तो इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई की जब बात हो और इन दोनों का प्राइस लेवल मालूम करे, तो ये सब आता है किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बट जैसे ही हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द एंटायर इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, सारी इकोनॉमी को एक मान के चलती है यहाँ पे, while taking a top down approach to determine its course and the nature। और ये क्या करेगा भैया, ये पूरी चीजों का नेचर पता करेगा, ये पूरे चीजों का सिस्टम पता करेगा कि ये किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो जैसे यहाँ इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई की बात करी, वैसे ही यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की भी बात कर सकते हैं दोस्तों। कहाँ पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका पॉइंट नंबर 3 कहता है,
पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कैन यूज माइक्रो इकोनॉमिक्स टू मेक देयर डिसीजन। और जो पोटेंशियल मतलब जिसको लगता है कि पैसा लगाने से हमें और पैसा मिल सकता है, मतलब प्रॉफिट और प्रॉफिट और प्रॉफिट हो सकता है, तो वो बंदा क्या करेगा, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे स्टडी करेगा और उस मार्केट में क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा या वो पैसा लगाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे अगर हम लोग बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एन एनालिटिकल टूल। मैक्रो इकोनॉमिक्स अपने आप में क्या है, एनालिटिकल टूल है, मतलब दो चीजों का इजीली क्या कर सकता है, कंपैरिजन कर सकता है। यूज टू क्राफ्ट इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी। और किसके लिए यूज होता है, ये फिस्कल पॉलिसी के लिए, और या तो होता है ये इकोनॉमी को क्राफ्ट करने के लिए कि इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए। अब यहाँ जो फिस्कल पॉलिसी है इसको बनाने का काम करती है गवर्नमेंट। जिस भी कंट्री की जो भी गवर्नमेंट होगी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे प्लान यहाँ पे करेगी। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स अ पिक्चर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड फॉर द रोबस्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो यहाँ पे ये पूरी पिक्चर बताने का काम करता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट ऑल्सो विथ प्रोजेक्ट which goods and services will have demand in future। ये भी बता सकता है कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर गुड्स के कैसे डिमांड होने वाली है, किस तरीके से इस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बढ़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंश्योर्स दैट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री आर ऑप्टिमली यूज्ड। अब यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये बोलता है कि जितने भी प्रोडक्ट आज हमारे पास अवेलेबल है, वेदर इट इज गुड्स वेदर इट इज सर्विसेज, इसको हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करें, कितना अच्छे से यूटिलाइजेशन हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं। आगे बात करते हैं, द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज कॉइन्ड बाय प्रोफेसर रेगनार फ्रिस्क। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बात करी वो करी रेगनार फ्रिस्क ने, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो J.M. कीन, जिसको जॉन मैनार्ड कीन्स कहते हैं, इज द लार्जली क्रेडिटेड विद एज द इन्वेंटर ऑफ द मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो J.M. कीन जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि उन्हीं ने कहीं ना कहीं डिस्कवर किया। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे रेगनार फ्रिस्क जो है इसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंस बिटवीन क्लियर हुआ भैया हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ही फिर से दिमाग को कूल डाउन करिए और फिर क्वेश्चन को पहले रीड करिए, फिर मगअप करना शुरू करिए कि हाँ ये पॉइंट था, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा बस। चलिए, डिस्कस द वेरियस रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब हमारे यहाँ पे क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने चैप्टर को जब एंटायरली बहुत अच्छे से पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें हमेशा समझ में आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये तो है ही हमारे दिमाग में भाई। फिर इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो कारण कुछ 3 कारण है यहाँ पे, जैसे कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स और अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। ये सभी जगह है, यही कहीं ना कहीं कारण है किसके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। और हम लोग बात करते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही है, जिसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं, वो होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कारण कितने हो गए भैया, ये 3। कौन कौन से, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज। चलिए एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करें हम लोग। द मेन रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर, नंबर 1, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई जो है वो बहुत ही कम है। दैट कंडीशन इज नोन एज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। चलिए समझते हैं। रिसोर्सेज लाइक लैंड, ये तो फिक्स्ड है भाई, नेचर का गिफ्ट है, इसमें हम लोग कोई भी चेंज अपने मन से नहीं कर सकते। लेबर एंड कैपिटल आर इनसफिशिएंट कंपेयर टू द डिमांड। जितनी चीजें चाहिए वो कंपैरिजन अगर हम लोग करें सप्लाई से, तो वो सप्लाई कम है और डिमांड इन चीजों की क्या है, मार्केट में ज्यादा है। दिस मींस द इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल दैट पीपल वांट। जितने भी लोग यहाँ इकोनॉमी में चीजों को मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो सारी चीजें आज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड अनएंडिंग। और ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, क्यों, क्योंकि अगर एक डिमांड कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी डिमांड कंप्लीट हो जाएगी तो तीसरी आएगी, तीसरी हो जाएगी तो चौथी आएगी, अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा। हो सकता है ये इंफिनिटी तक के भी दोस्तों पहुंच जाए। तो अनलिमिटेड वांट्स भी एक बड़ा रीजन है किसका भाई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। आगे बात करते हैं अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। हमारे पास जितनी भी आज रिसोर्सेज अवेलेबल है वो लगभग 2 या 2 से ज्यादा जगह एक ही साथ इस्तेमाल की जा सकती है। फॉर एग्जांपल डीजल की अगर हम लोग बात करें तो वो हॉस्पिटल में रखे हुए जनरेटर में भी काम आ सकता है, या मेरी मस्त नई जो थार आई है उसमें डीजल डलवाया और मैं गोवा घूमने चला गया, तो जो गोवा घूम के मैं आया मुझे तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिला, बहुत मजा आया,
बट यहां पे उसी डीजल का यूज किसी की लाइफ को बचाने के लिए किया जा सकता था दोस्तों। जनरेटर को अगर डीजल में डालते तो हो सकता है कि 5-10 लोगों की जान बच जाती। तो क्या जरूरी है इंपॉर्टेंस देना, हमें भी तो समझ में आना चाहिए इंपॉर्टेंस कहां है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। इन रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट ऑल्सो हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जितने भी रिसोर्सेज है वो तो एक तो बात है कि हमारे यहाँ कम तो है मगर उसकी अल्टरनेटिव यूजेस भी है। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमेशा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी है कि आप किस चीज को यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू द अल्टरनेटिव यूजर्स, और हम लोग रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करते हैं ये भी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे दोस्तों सफरनामा बहुत ही अच्छा चल रहा है, दिमाग को कूल डाउन करके सारे क्वेश्चंस के आंसर समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल आप अपने खुद के क्रिएट करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आप क्या करेंगे, जब ये एग्जाम्पल खुद बनाएंगे तो सोचेंगे ज्यादा, जब सोचेंगे ज्यादा तो आपको आंसर भी क्लिक करेगा और आंसर से रिलेटेड एग्जाम्पल भी आपको क्लिक करने लगेंगे यहाँ पे। चलिए समझते हैं। एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ, एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मतलब पूरे वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है वो हम लोग को यहाँ पे बताना है। हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। भैया सबसे पहले बताओ कि कैसे बनाते हैं और क्या बनाना है। तो हमें पता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो व्हाट टू प्रोड्यूस थी। उसके बाद क्या थी, हाउ टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम लोगों ने देखा था कि कौन सा गुड्स बनाना है, और गुड्स कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, 2 टाइप के। पहला या तो कंज्यूमर गुड्स या तो कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि जनरली आपकी डायरेक्टली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बर्गर, सैंडविच, ये सब बनाए जाते हैं ताकि आपकी नीड्स क्या हो जाए, इमीडिएटली सेटिस्फाई हो सके। बट यहां पे जैसे ही हम लोग बात करते हैं कैपिटल गुड्स की, तो वो सारे गुड्स जो दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कैपिटल गुड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर स्विंग मशीन में यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं तो वो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करती है। बट अब इकोनॉमी के साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि या तो आप कंज्यूमर गुड्स बनाए या तो कैपिटल गुड्स बनाए। अगर कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाएंगे तो कैपिटल गुड्स कम करना पड़ेगा, और कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाएंगे तो कंज्यूमर गुड्स को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कम करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भैया हमारे क्वेश्चन का आंसर यहां से स्टार्ट होता है क्योंकि पहला पॉइंट है हाउ टू प्रोड्यूस, चीजों को बनाना कैसा है। तो जिन इकोनॉमी के पास अच्छा खासा पैसा है वो हमेशा यूज करेगी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। उन सारी इकोनॉमी के पास जिसके पास अच्छा खासा पैसा नहीं है वो यूज करेगी यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक। चलिए समझने की कोशिश करें। दिस प्रॉब्लम डील्स विद द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये किस प्रॉब्लम से डील करती है भैया, चॉइस ऑफ टेक्निक। मेथड क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए। परेशानी तो है, प्रॉब्लम तो है, तो वो लोग यहाँ पे बड़े नहीं होते जो समस्या देते हैं, वो लोग यहाँ पे अच्छे होते हैं जो समस्या का समाधान ढूंढते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो है मगर प्रॉब्लम क्या है भैया, टेक्निक की, कौन सा तरीका इस्तेमाल करें। इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू एम्प्लॉय अल्टरनेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। और हमें सबसे अच्छा जो तरीका मिला वो ये मिला कि जितनी भी टेक्निक्स है वो अलग अलग टाइप से अलग अलग जगह लगाई जा सकती है। हर जगह एक जैसी टेक्निक को नहीं लगाया जा सकता दोस्तों। टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी, टू प्रोड्यूस द गुड्स, अ चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन। और हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें चॉइस तो करनी पड़ेगी। या तो हम लोग लेबर इंटेंसिव पे जाएंगे, मतलब जिस इकोनॉमी में पैसा कम है लोग ज्यादा है वहां लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगी, और जहां पे पैसा ज्यादा है लोग कम है वहां होगी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। बट दोस्तों ये होती क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वेयर मोर ऑफ फिजिकल लेबर इज एम्प्लॉयड, जहां पे ज्यादा से ज्यादा फिजिकल लेबर अवेलेबल है, देन द यूज ऑफ कैपिटल मशीन्स। ठीक है, अब यहां पे क्या है, मशीन्स कम होंगी, लेबर ज्यादा है तो लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होगा, इसीलिए इस टेक्निक को कहा जाएगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक। बट इसी की जगह अगर हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करें, वेयर मोर ऑफ कैपिटल मतलब मशीन इज एम्प्लॉयड देन द फिजिकल लेबर, जहां पे मशीन ज्यादा हो मतलब पैसा होगा तभी मशीन होंगी, तो जहां पैसा ज्यादा है मशीन ज्यादा वहां होगी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और फिजिकल लेबर जो है वहां पे कम होगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, ब्रिक्स एंड सीमेंट कैन बी कैरिड बाय लेबर। अगर मान लेते हैं अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है तो आराम से वहां पे लेबर एक सामान को दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं टू द अपर फ्लोर, और अल्टरनेटिवली एलिवेटर्स एंड लिफ्ट कैन डू द जॉब सेविंग टाइम, मनी एंड द एफर्ट। मतलब जहां पे लिफ्ट की बात हो गई ये हो गई कैपिटल इंटेंसिव, पैसा लगेगा अच्छा खासा। बट जहां पे लिफ्ट की बात नहीं हो रही है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव
टेक्निक। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्या बनाना है और कितना बनाना है। तो यहां हमारा फोकस होता है दोस्तों गुड्स पे, और गुड्स कितने टाइप के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। चलिए समझते हैं। दिस प्रॉब्लम डील्स विद द सिचुएशन वेयर इन एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये कौन से गुड्स बनाना है, ये इकोनॉमी को यहां पे दोस्तों डिसाइड करना है। इट शुड प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कितना बनाना है ये हम लोग को डिसाइड करना जरूरी है। गिवन द रिसोर्सेज विच आर स्कार्स एंड अल्टरनेटिवली, बट यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम है, मतलब इनकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई दोस्तों बहुत ही कम है। यूजेबल फॉर एग्जांपल, अ फार्मर डिजायर्स टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप, अगर वो चाहता है कैश क्रॉप, कैश क्रॉप कौन से क्रॉप होते हैं, वो क्रॉप जिसको हम लोग लगाते ही इसीलिए है ताकि उसको मार्केट में बेच सके और पैसा कमा सके। इन हिज फील्ड इट कैन ओनली कम एट द कॉस्ट ऑफ रूटीन फूड ग्रेन which he has producing earlier। और क्या करना चाहता है भैया, वो कैश क्रॉप लगाना चाहता है। यहाँ पे अगर वो कैश क्रॉप लगाएगा तो वो फूड क्रॉप नहीं लगा सकता, और फूड क्रॉप लगाएगा तो कैश क्रॉप नहीं लगा सकता। इन दोनों के बीच में उसको क्या करना पड़ेगा भैया, एक चॉइस रखनी पड़ेगी, या तो फूड क्रॉप को वो प्रेफरेंस दे दे तो कैश क्रॉप को मना करे, और कैश क्रॉप को प्रेफरेंस देगा तो फूड क्रॉप को उसको मना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग व्हाट टू प्रोड्यूस की कहानी हम लोगों ने समझी भाई क्या होती है और हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस, चीजें बनाना तो है दोस्तों मगर किसके लिए बनाना है। तो यहाँ पे किसके लिए बनाना है, तो ये क्वेश्चन मार्क जो है इसका आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन दो पार्ट में होता है, पहला होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल का मतलब होता है हम लोग जैसे सोसाइटी को देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन रिच और पुअर। हम लोग एक काम करते हैं कि रिच लोगों के लिए मर्सिडीज बना देते हैं, मर्सिडीज बेंज बना देते हैं, और पुअर के लिए मान लेते हैं टाटा नैनो बना देते हैं। दोनों ही फोर व्हील में घूम रहे हैं, बढ़िया से, बरसात आ रही है, ठंडी आ रही है, उनकी फैमिली सेफ एंड सिक्योर है, दूर तक के वो ट्रैवल कर सकते हैं, इमरजेंसी के काम में वो व्हीकल आएगा। तो हम लोगों ने दोनों का ध्यान रखा, किसमें, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में। बट जैसे ही हम लोग बात करते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वो सारे लोग जो हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, या तो हम लोग बोल सकते हैं ये वो लोग हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एक्टिवली रोल प्ले करते हैं। बट जब ये लोग एक्टिवली रोल प्ले करेंगे, अपनी पास की जो भी जमा पूंजी है वो लगाएंगे, या अपनी जो भी एसेट्स है वो यहां पे लगाएंगे, तो उनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर लैंड लगाया आप इसमें फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसको मिलेगा रेंट। अगर लेबर कोई काम कर रहा है तो उसको मिलेगा यहां पे वेजेस। अगर मान लेते हैं उसने कैपिटल लगाया तो उसको मिलेगा इंटरेस्ट। और मान लेते हैं कि वो एंटरप्राइज ओपन करके बैठा हुआ है या वो खुद एंटरप्रेन्योर है, तो उसको मिलेगा यहां पे भाई प्रॉफिट। तो यहां रिस्क के अगेंस्ट में क्या मिलेगा दोस्तों, यहां पे प्रॉफिट। तो यहां जो फॉर हुम टू प्रोड्यूस की बात आती है, तो ये डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जनरली इनकम पे होती है, और वो होती है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन या तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करें फॉर हुम टू प्रोड्यूस क्या है भाई। वंस गुड्स एंड सर्विसेज हैज बीन प्रोड्यूस, बन गई, इकोनॉमी में आ जाएगी। अ डिसीजन हैज टू बी टेकन रिगार्डिंग एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जैसे ही वो प्रोडक्ट चला गया पूरे मार्केट में, अब उससे आएगी इनकम, और इनकम का क्या करना पड़ता है हमेशा दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। विच हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। और यहाँ पे जो भी प्रोड्यूसर है वो चीजों को बनाएगा और मार्केट में इसको बेचने का काम करेगा, मगर उससे जो पैसा आएगा उसको क्या करेगा, फर्दर अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिन लोगों ने क्या करिए दोस्तों उसकी मदद करिए, किसमें, प्रोडक्शन में। चलिए जो दो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझे हम लोग यहाँ पे। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, इट मींस हाउ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो जो नेशनल इनकम आई है वो हमारे अलग अलग ग्रुप्स, जैसे हम लोग बोल देते हैं मिडिल क्लास, हम लोग बोल देते हैं पुअर क्लास, हम लोग बोल देते हैं रिच क्लास, इस नेशनल इनकम को जो प्रॉपर्ली बांटा जाता है जिस सिस्टम के थ्रू, उसको कहा जाता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। नंबर 2, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें डिसाइड करना है कि इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए, उनके लिए पैसे कैसे बांटने हैं इन द टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अ फोर्थ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने एक और चीज बता दी भाई, कि इन तीन प्रॉब्लम के अलावा भी चौथी प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जितनी रिसोर्सेज है उसकी ग्रोथ करवाना जरूरी, उसको बढ़ाना जरूरी। अगर आज खत्म कर देंगे तो आगे चल के हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरा, यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात होती है, मतलब आज तो हम यूज करें बट फ्यूचर में भी हमारी जो जनरेशन आने वाली है उनको भी कुछ ना कुछ हम लोग कैरी फॉरवर्ड करें। तो ये
ये हमारे लिए चौथी प्रॉब्लम आ चुकी है भैया इकोनॉमी में। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। डिफाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। भैया ये बताइए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है चीजों को बनाना। कैसे बनाओगे? तो रॉ मटेरियल से हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? फिनिश प्रोडक्ट में। इसको बोला हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है उस पर्टिकुलर चीज में से ही, मतलब जो हमारे पास इनकम अवेलेबल है उसमें से कम कितनी चीजें बनाई जा सकती है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी उम्मीद है कि इतनी चीजें बन सकती है। जब भी हम लोग बात करते हो प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ डायग्राम्स या ग्राफ्स, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कर्व। अब हम लोग को बताना है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द आंसर ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। जो हमारे पूरे यूनिवर्स में एक प्रॉब्लम चल रही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसका आंसर निकल के आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं इसको क्या होना चाहिए इसका आंसर। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ग्राफ। अब आ गया समझ में कि जो हम बात कर रहे हैं उसको हम लोग ग्राफिकली क्या करने वाले हैं? प्रेजेंट करने वाले हैं। दैट शोज द मैक्सिमम आउटपुट कॉम्बिनेशन। और वो क्या बताएगा कि इस पर्टिकुलर लिमिटेड इनकम में से हम लोग कितनी चीजों को बना सकते हैं। मान लेते हैं 10 रुपए में कोई एक बंदा एक चीज को बना पाता था, अब उसी 10 रुपए में से कोई बंदा उस 3 चीजों को बना पा रहा है, उसी से कोई 6 चीजों को बना पा रहा है, तो ये तो उसकी क्या हुई भाई? ये तो उसकी काबिलियत हुई यहाँ पे कि उसने उतने ही अमाउंट में से ज्यादा चीजों को बनाया। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी व्हेन ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। जितने भी रिसोर्सेज है, जितनी भी हमारे पास यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, उन सब को हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट किया, लगाया और एफिशिएंटली क्या करा? हम लोगों ने उसका यूज करने की कोशिश करी। द पीपीसी इज ऑल्सो नोन एज पीपीएफ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी यहाँ पे कहते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी यहाँ पे बोलते हैं। सबका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि इस पर्टिकुलर इनकम में से कम 2 या 2 से ज्यादा चीजें हम लोग बना पाए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज की। तो मेनली इसकी 2 प्रॉपर्टी याद रखनी है। एक तो लेफ्ट टू राइटवर्ड होता है ये डाउनवर्ड स्लोप, दूसरा इसका शेप जो है दोस्तों यहाँ पे कॉनकेव होता है। इसी के कारण यहाँ पे एक एक्टिव रोल प्ले करता है एमआरटी और एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि दूसरे को बनने का जो मौका मिला, दूसरे गुड्स को बनने का जो मौका मिला, उसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले गुड ने कितने रेट का सैक्रिफाइस किया ताकि दूसरा गुड जो है वो गेन कर सकते हो, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इसका जो स्लोप होगा वो हमेशा लेफ्ट टू राइटवर्ड क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोप होगा। दिस इज बिकॉज द वेरिएबल्स इन द इक्वेशन आर इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज अपने आप कम होगी और दूसरी बढ़ेगी तो पहली अपने आप कम होगी। तो इसको हम लोग इनवर्सली रिलेटेड या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं दोस्तों। एज वन वेरिएबल इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस, इसीलिए इसको क्या कहा गया दोस्तों? इनवर्सली रिलेटेड। और इसी के कारण स्लोप जो है वो लेफ्ट टू राइटवर्ड क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोप होगा। चलिए बात करते हैं आगे। इट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, और ये बोल रहा है कि ये हमेशा ओरिजिन से क्या रहेगा? दूर रहेगा, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कॉनकेव टू द ओरिजिन। The PPC helps economists illustrate different features such as scarcity, opportunity cost and economic growth। तो ये जो PPC है ये अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझाता है कि भाई scarcity को भी मैं समझा सकता हूँ, opportunity cost को भी बता सकता हूँ और economic growth को भी मैं बता सकता हूँ। In business, the PPC is used to evaluate the performance of the manufacturing system। अब ये बोलता है कि बिजनेस में कितना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ये भी मैं बता सकता हूँ यहाँ पे। When two commodities are manufactured together, जब दो चीजें बनाते हैं तो कैसे चीजों को बनाया जाता है, किसमें कम पैसा लगाया जाता है, किसमें आउटपुट ज्यादा आता है, ये सब कुछ इसमें बताया जाता है। मैनेजमेंट यूजेस द पीपीसी टू प्लान द परफेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ गुड्स टू प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू रिड्यूस वेस्ट एंड कॉस्ट व्हाइल मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। मैनेजमेंट का काम ये होता है कि मिनिमम इनपुट लगे, मैक्सिमम आउटपुट आए, तभी जाके ये स्मार्ट वर्क होगा और यहाँ पे बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल कंसर्न बन पाएगा यहाँ पे। तो ये जो कॉनकेव टू द ओरिजिन है, ये बात याद रखिएगा कि ये ओरिजिन से क्या रहने वाला है भैया? दूर रहने वाला है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको कॉनकेव टू द ओरिजिन। तो इसी के साथ हमारा ये सफरनामा लॉन्ग आंसर्स का खत्म होता है। ऑल द बेस्ट, आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।